सोचो एक ऐसा म्यूजिक जो सिर्फ दिल को नहीं रूहों को भी जगा दे। एक ऐसी आवाज जो पास्ट और फ्यूचर के दरमियान की दीवार तोड़ दे। और फिर वही म्यूजिक बन जाए कर्स जो सिर्फ फेम नहीं बल्कि डेथ को भी अट्रैक्ट करे। आज की स्टोरी सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, ये है पावर, पेन और आइडेंटिटी की कहानी, जहां इंसान मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि सोसाइटी से लड़ रहा है। और जब दुनिया आपको एक्सेप्ट ना करे तो क्या आप खुद को बदल लोगे या दुनिया से लड़ोगे? वेलकम टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू, जहां स्टोरी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, फील करवाई जाती हैं। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं सिनर्स 2025 की कंप्लीट स्टोरी, एंडिंग और उसके हिडन मीनिंग्स। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये स्टोरी आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करेगी बल्कि अंदर तक हिला देगी। लेट्स बिगिन। फिल्म के इंट्रोडक्शन में हमें एक एंशिएंट लेजेंड बताई जाती है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका म्यूजिक इतना प्योर और पावरफुल होता है कि वो सिर्फ लोगों के दिल नहीं बल्कि पास्ट और फ्यूचर की स्पिरिट्स तक को भी कनेक्ट कर देता है। उनका म्यूजिक फेम और फॉर्चून ला सकता है, लेकिन साथ ही ये एक डेंजरस डोर भी ओपन करता है, लिविंग और डेड के बीच का वेल तोड़ देता है। और सबसे स्कैरी बात, ये म्यूजिक इविल फोर्सेस को भी अट्रैक्ट करता है। पुराने जमाने में ऐसे लोगों को डिफरेंट नाम दिए जाते थे, जैसे फायर पीपल, यानी वो लोग जो अपनी आवाज से दुनिया बदल सकते थे। इसी के बाद हम मिलते हैं एक यंग लड़के से जिसका नाम है सैमी। सैमी बुरी तरह इंजर्ड होता है। हाथ में एक ब्रोकन गिटार लिए वो चर्च के अंदर आता है। उसकी कंडीशन देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और चर्च का पास्टर उसके लिए प्रेयर स्टार्ट करता है। पास्टर उसे वार्न करता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे म्यूजिक छोड़ना होगा, क्योंकि ये म्यूजिक सिर्फ टैलेंट नहीं, एक कर्स भी है। सैमी क्लियरली डिस्टर्ब्ड होता है। उसे स्ट्रेंज नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं जो हिंट देते हैं कि पिछली रात कुछ बहुत ही डेंजरस हुआ था। और फिर स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है, एक दिन पहले। टाइम है अक्टूबर 15, 1932 का। अब हम सैमी को देखते हैं नॉर्मल रूटीन में, अपना काम फिनिश करके चर्च से अपना गिटार उठाता हुआ। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात रिवील होती है। चर्च का जो पास्टर है वो सिर्फ रिलीजियस लीडर नहीं बल्कि सैमी का अपना फादर है, और वो म्यूजिक को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसके लिए म्यूजिक एक शैतानी चीज है, एक ऐसी पावर जो इंसान को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन सैमी के लिए म्यूजिक सिर्फ पैशन नहीं, उसकी आइडेंटिटी है। वो ब्लूज म्यूजिक का एक नेचुरल टैलेंट है। ब्लूज एक ऐसा जॉनरा है जो पेन, स्ट्रगल और रियल इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, स्लो बीट्स, डीप लिरिक्स और सोलफुल गिटार के थ्रू। अब स्टोरी शिफ्ट होती है दो ट्विन ब्रदर्स पर, स्मोक और स्टैक। ये दोनों वर्ल्ड वॉर 1 के वेटरन्स हैं और रिसेंटली शिकागो से अपने होम टाउन मिसिसिपी वापस आए हैं। शिकागो में ये लोग गैंग्स के साथ इन्वॉल्व थे और वहाँ से उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया है। अब उनका प्लान है अपने गांव में एक जूक जॉइंट ओपन करना। जूक जॉइंट बेसिकली एक इनफॉर्मल एंटरटेनमेंट प्लेस होती है जहाँ म्यूजिक होता है, डांसिंग होती है, ड्रिंक्स और गैम्बलिंग होती है। और ये स्पेशली अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए होती है ताकि वो अपनी टफ लाइफ से थोड़ा एस्केप ले सके। तो स्मोक और स्टैक एक वाइट आदमी हॉगवुड से एक जगह खरीदते हैं, लेकिन यहाँ क्लियरली रेसिज्म दिखाया जाता है। हॉगवुड उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देता, बार बार उन्हें इंसल्ट करता है, इवन उनके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी। ये सीन हमें उस वक्त के हार्श रियलिटी का फील देता है। खैर, जगह लेने के बाद दोनों भाई अपने जोक जॉइंट के लिए टैलेंट ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो सैमी को रिक्रूट करते हैं क्योंकि उसका म्यूजिक उन्हें कुछ अलग लगता है, समथिंग स्पेशल, समथिंग पावरफुल। यहाँ ये भी रिवील होता है कि सैमी उनका कजिन है। फिर स्टैक और सैमी मिलकर एक और म्यूजिशियन को हायर करते हैं, डेल्टा स्लिम, जो हारमोनिका और पियानो दोनों में एक्सपर्ट होता है। इसी प्रोसेस के दौरान सैमी एक फीमेल सिंगर से भी मिलता है और यहाँ से स्टोरी धीरे धीरे एक इमोशनल और सुपरनैचुरल डायरेक्शन में मूव करने लगती है, जहाँ म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहता बल्कि एक ऐसी फोर्स बन जाता है जो लोगों की किस्मत और उनकी रूह तक को कंट्रोल कर सकता है और शायद उन्हें किसी ऐसी दुनिया से जोड़ देता है जहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं होता। यहाँ से स्टोरी थोड़ी और इमोशनल और लेयर्ड हो जाती है। हम देखते हैं कि पियरलाइन और सैमी के बीच एक नेचुरल कनेक्शन डेवलप हो रहा होता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, एक साइलेंट सी केमिस्ट्री बिल्ड हो रही होती है। दूसरी तरफ स्टैक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मेरी से मिलता है। मेरी क्लियरली अपसेट होती है क्योंकि वो इतने सालों तक स्टैक का वेट करती रही, लेकिन स्टैक ने उसे कभी कांटेक्ट ही नहीं किया। और सिचुएशन और हैवी हो जाती है जब हमें पता चलता है कि मेरी की मदर का एक दिन पहले ही इंतकाल हुआ है, वही मदर जिसने बचपन में स्टैक और स्मोक को भी कुछ टाइम के लिए रेस किया था। मतलब ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्स रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक डीप इमोशनल हिस्ट्री है। अब मेरी का बैकग्राउंड भी इंटरेस्टिंग है। वो काइंड ऑफ वाइट है, यानी उसके पेरेंट्स हाफ ब्लैक थे, लेकिन अब वो वाइट कम्युनिटी का हिस्सा बन चुकी है। और फिल्म यहाँ कलर और रेस पर इतना फोकस इसीलिए करती है ताकि 1930s के रेसिज्म को क्लियरली दिखाया जा सके। ये सिर्फ बैकग्राउंड डिटेल नहीं बल्कि स्टोरी का कोर थीम है। खैर, स्टैक, सैमी और डेल्टा स्लिम मिलकर एक कॉटन फील्ड में जाते हैं जहाँ वो अपने पुराने दोस्त कॉनब्रेड को रिक्रूट करते हैं। उसका काम होता है जूक जॉइंट का डोरमैन बनना, यानी सिक्योरिटी हैंडल करना, बिल्कुल एक बाउंसर की तरह, ताकि कोई अनवांटेड बंदा अंदर ना आ सके।
दूसरी तरफ स्मोक टाउन में जाकर एक चाइनीज शॉपकीपर कपल ग्रेस और बो को हायर करता है ताकि वो जूक जॉइंट में फूड, ड्रिंक्स और गैम्बलिंग का पूरा सिस्टम मैनेज कर सके। अब स्मोक अपनी वाइफ एनी से मिलने जाता है और यहाँ हमें एक और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप देखने को मिलता है। दोनों टेक्निकली अभी भी मैरिड हैं, लेकिन इमोशनली काफ़ी दूर हो चुके हैं। इनके बीच अक्सर फाइट्स होती हैं, स्पेशली ऑकल्ट रिचुअल्स को देकर। एनी सिर्फ बिलीव नहीं करती, बल्कि एक्टिवली उन रिचुअल्स को प्रैक्टिस भी करती है, जबकि स्मोक का मानना है कि उसने वॉर में दुनिया देखी है, लेकिन कभी कोई गोस्ट या सुपरनैचुरल चीज़ नहीं देखी। इस पर एनी बताती है कि वो रिचुअल्स इसलिए करती थी ताकि स्मोक और स्टैक्स हमेशा सेफ रहें। लेकिन स्मोक गुस्से में एक पेनफुल बात याद दिलाता है कि अगर उसके रिचुअल्स इतने पावरफुल थे तो फिर उनकी न्यूबॉर्न डॉटर क्यों नहीं बच सकी। ये रिवील होता है कि उनकी एक बेटी थी जो पैदा होने के कुछ ही टाइम बाद मर गई थी, और ये लॉस अभी तक उनके बीच एक इमोशनल वूंड बना हुआ है। इंटरेस्टिंगली, स्मोक अब भी एनी का दिया हुआ टैलिस्मन पहनता है, मतलब कहीं ना कहीं वो उस पर बिलीव करता है, चाहे एक्सेप्ट ना करे। आर्ग्यूमेंट के बाद दोनों एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं जो दिखाता है कि फीलिंग्स अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा हैं। अब स्टोरी एक नए कैरेक्टर पर शिफ्ट होती है, रेमिक। वो एक इंजर्ड हालत में बर्ट और जोआन नाम के कपल के घर पनाह लेता है। कुछ देर बाद कुछ वैम्पायर हंटर्स उसे ढूंढते हुए वहां आते हैं, लेकिन जोआन झूठ बोल देती है कि उनके घर कोई नहीं आया। जैसे ही रात होती है, हंटर्स चले जाते हैं और तब असली ट्विस्ट आता है। रेमिक एक्चुअली एक आयरिश इमिग्रेंट वैम्पायर होता है और वो बर्ट का खून पीकर उसे भी वैम्पायर बना देता है। जोआन ये सब देखकर स्क्रीम करती है और सीन कट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग हिंट कि अब जोआन भी उनका नेक्स्ट टारगेट बन चुकी है और शायद वो भी वैम्पायर बन गई होगी। अब वापस आते हैं स्मोक और स्टैक पर। उनकी प्लानिंग फाइनली काम करती है और उनका जूक जॉइंट ऑफिशियली ओपन हो जाता है। ओपनिंग नाइट, फुल एनर्जी, फुल वाइब। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। दोनों ट्विंस होने के बावजूद उनकी पर्सनैलिटीज बिल्कुल ऑपोजिट हैं। स्मोक सीरियस, डिसिप्लिन्ड और बिजनेस माइंडेड है, जबकि स्टैक फन लविंग, इमोशनल और थोड़ा केयरफ्री टाइप बंदा है। जूक जॉइंट में स्मोक स्ट्रिक्ट रूल्स रखता है, एंट्री फीस सबको देनी होगी, कोई एक्सेप्शन नहीं। लेकिन स्टैक और एनी उसे समझाते हैं कि कम्युनिटी के लोग पूरा दिन मेहनत करते हैं और यहाँ रिलैक्स करने आते हैं, तो अगर किसी के पास थोड़े कम पैसे भी हों तो उन्हें एंट्री मिलनी चाहिए। और फिर जूक जॉइंट का सीन स्टार्ट होता है। एक तरफ सैमी और डेल्टा स्लिम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दूसरी तरफ एनी, मैरी और प्योरलाइन भी प्रेजेंट है। ग्रेस और बो फूड और ड्रिंक्स हैंडल कर रहे हैं और सिक्योरिटी पे अपना कॉनरेड खड़ा है। और कस्टमर्स फुल एनर्जी, लोग डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, खा पी रहे हैं, पूरे वाइब, पूरा एंजॉयमेंट। फर्स्ट नाइट ही ह्यूज सक्सेस। लेकिन फिर सब कुछ चेंज होने वाला होता है। सैमी स्टेज पर आता है और ब्लूज परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। उसकी आवाज़ इतनी रॉ, इतनी सोलफुल होती है कि सडनली हम कुछ स्ट्रेंज देखते हैं। पास्ट और प्रेजेंट की स्पिरिट्स एक ही जगह अपीयर होने लगती हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इंट्रो में बताया गया था। ये परफॉर्मेंस सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक सुपरनैचुरल इवेंट बन चुकी होती है। और इसी पावरफुल म्यूजिक की वजह से रेमिक अट्रैक्ट हो जाता है। और अब वो अकेला नहीं है, उसके साथ बर्ट और जोआन भी हैं, जो अब वैम्पायर्स बन चुके हैं। मतलब जो वार्निंग इंट्रो में दी गई थी कि ऐसा म्यूजिक ईविल को भी अट्रैक्ट करता है, वो बिल्कुल सच थी। अब रेमिक चूक सहन के बाहर आता है और पोलाइटली एंट्री मांगता है। वो कहता है कि वो सिर्फ सैमी के म्यूजिक से अट्रैक्ट हुआ है, वो अंदर आकर एंजॉय करना चाहता है, पैसे खर्च करेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ गाना भी चाहता है। लेकिन स्मोक और स्टैक को कुछ तो ऑफ लगता है और यहीं से स्टोरी एक डेंजरस टर्न लेने वाली है। अब यहाँ से स्टोरी फुल इंटेंस मूड में एंटर करती है। स्टैक और स्मोक रेमिक को अंदर आने की परमिशन नहीं देते। क्यों? सिंपल, वो वाइट है और उसका बिहेवियर भी काफी सस्पिशियस लग रहा होता है। रेमिक चुपचाप वहां से चला तो जाता है, लेकिन दूर जाकर बर्ट और जुआन के साथ अजीब सा गाना गाने लगता है, जैसे वो किसी चीज का वेट कर रहा हो। अंदर जूक जॉइंट में सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। पियरलाइन और सैमी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। मैरी और स्टैक के बीच थोड़ी आर्ग्यूमेंट होती है और स्मोक भी सैमी के साथ थोड़ा हीटेड हो जाता है। मतलब इमोशंस हाई हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि बाहर क्या होने वाला है। फिर मैरी अकेली बाहर निकलती है और वहीं उसकी मुलाकात होती है रेमिक, बर्ट और जोन से। रेमिक उसे गोल्ड कॉइन्स दिखाता है कि वो एंट्री के लिए पे कर सकते हैं, लेकिन बात करते करते उसकी आंखों और उसकी बॉडी लैंग्वेज से क्लियरली फील होता है कि उसका रियल इंटेंशन कुछ और है। उसके मुंह से लार टपक रही होती है, जैसे वो मैरी का खून पीना चाहता हो। मैरी को भी डाउट हो जाता है, वो समझ जाती है कि कुछ तो गलत है, लेकिन भागने से पहले ही रेमिक उस पर अटैक कर देता है। और बस यहाँ एक और शॉकिंग टर्न, मैरी भी वैम्पायर बन जाती है। नेक्स्ट मोमेंट, मैरी वापस जूक जॉइंट के अंदर आती है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हुए, कॉर्नब्रेड से परमिशन लेकर, और फिर वो स्टैक को सेड्यूस करती है। स्टैक को जरा भी अंदाजा नहीं होता और जैसे ही वो दोनों क्लोज आते हैं, मैरी उसे काट लेती है। 1 सेकंड में स्टैक खत्म। इसी वक्त स्मोक वहां आ जाता है और ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। वो बिना सोचे समझे मैरी पर गोलियां चला देता है, लेकिन मैरी सिर्फ हंसती है और बिना इफेक्ट हुए वहां से भाग जाती है, जैसे बुलेट्स उस पर काम ही नहीं करती। अब स्मोक के लिए ये सब अनबेरेबल है। अपने भाई को इस हालत में देखकर वो टूट जाता है और तुरंत सब लोगों को जूक जॉइंट से बाहर निकालने का ऑर्डर देता है।
एनी तुरंत सिचुएशन समझ जाती है। वो कहती है ये वैम्पायर अटैक है, इसीलिए मैरी पर बुलेट्स का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। स्मोक मानता नहीं, लेकिन जो उसने देखा है उसे इग्नोर भी नहीं कर सकता। इसी बीच कॉर्नब्रेड बाहर जाता है और रेमिक उस पर भी अटैक करके उसे वैम्पायर बना देता है। थोड़ी देर बाद कॉर्नब्रेड वापस आता है और अंदर आने की परमिशन मांगता है। यहीं एनी एक इम्पॉर्टेंट बात पॉइंट आउट करती है कि वैम्पायर्स बिना परमिशन के किसी बिल्डिंग में एंटर नहीं कर सकते, और अगर कॉर्नब्रेड परमिशन मांग रहा है तो मतलब वो ऑलरेडी वैम्पायर बन चुका है। कॉर्नब्रेड तुरंत अपनी बात चेंज करता है कि उसे सिर्फ अपनी मेहनत का पैसा चाहिए। जैसे ही स्मोक पैसा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, कॉर्नब्रेड उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन स्मोक बच जाता है और उस पर अटैक कर देता है। अब सिचुएशन ये है कि किसी पर ट्रस्ट करना इम्पॉसिबल हो चुका है, कोई भी वैम्पायर हो सकता है। और शॉकिंगली कॉर्नब्रेड गोलियां खाने के बाद भी डांस कर रहा होता है, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इसी बीच स्टैक, जो मर चुका था, वो भी वैम्पायर बनकर वापस उठ जाता है। लेकिन अटैक करने से पहले एनी उस पर पिकल्ड गार्लिक जूस फेंक देती है और वो जलते हुए पीछे हट जाती है। अब एनी सबको एक्सप्लेन करती है कि वैम्पायर्स को सिर्फ सिल्वर या वुडन स्टेक से ही मारा जा सकता है और गार्लिक उन्हें रिपेल करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, वो बिना इनवाइट के किसी जगह एंटर नहीं कर सकते। एनी स्मोक को एक टैलिस्मन देती है प्रोटेक्शन के लिए और अंदर सब लोगों को गार्लिक वाला पिकल खाने को कहती है ताकि कंफर्म हो जाए कि सब ह्यूमंस ही हैं। अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो चुकी है। जो कस्टमर्स बाहर निकले थे उन सब पर वैम्पायर्स अटैक कर चुके हैं और अब वो सब भी वैम्पायर्स बनकर रेमिक के साथ बाहर डांस कर रहे हैं। इवन ग्रेस का हस्बैंड बो जब कार लेने गया उसे भी वैम्पायर बना दिया गया। मतलब अब अंदर सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं जो ह्यूमन हैं, स्मोक, एनी, सैमी, डेल्टा स्लिम, पर्लाइन और ग्रेस, और बाहर पूरा झुंड वैम्पायर्स का जो बस इनका इंतजार कर रहा है। प्लान सिंपल है, रात यहीं सर्वाइव करनी है और सुबह तक वेट करना है, क्योंकि सनलाइट वैम्पायर्स के लिए डेंजरस होती है। तभी रेमिक फिर से उनसे बात करने आता है, लेकिन इस बार अटैक नहीं करता, बल्कि उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वैम्पायर बन जाना ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ कोई रेसिज्म नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सिर्फ फ्रीडम है और इमॉर्टैलिटी, यानी एक ऐसी लाइफ जहाँ उन्हें कभी दबाया नहीं जाएगा। फिर वो एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील करता है कि बर्ट और जोन एक्चुअली हॉगवुड के लोग थे और उनका प्लान था कि सुबह आकर स्मोक और स्टैक को मारकर उनका पैसा लूट ले। मतलब चाहे वैम्पायर्स होते या नहीं, इन पर अटैक होना ही था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्लैक थे और सक्सेसफुल हो गए थे। ये रिवील रेसिज्म की हार्श रियलिटी को और डीपन करता है। और एक और डिस्टर्बिंग बात, जो वैम्पायर किसी को कन्वर्ट करता है वो उसकी मेमोरीज भी देख सकता है, इसीलिए रेमिक को सब कुछ पता है। अब रेमिक का मेन पॉइंट क्लियर है कि दुनिया उनके अगेंस्ट है, तो क्यों ना एक ऐसी दुनिया चुनी जाए जहाँ पावर उनके पास हो और कोई उन्हें जज ना करे। लेकिन क्या ये सच में फ्रीडम है या एक और ट्रैप? यहीं से स्टोरी अपने सबसे डेंजरस फेज में एंटर करती है। अब रेमिक अपनी बात को और क्लियर करता है। वो कहता है कि चाहे स्मोक और उसके लोग कितना भी पैसा कमा ले, सोसाइटी उन्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं देगी। उनकी आइडेंटिटी हमेशा उनके कलर से जज होगी। तो फिर क्यों ना एक ऐसी लाइफ चूज की जाए जहाँ ये सब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही ना करे। और ऑनेस्टली उसकी बात में एक डार्क ट्रूथ छुपा होता है। स्टैक तो ऑलरेडी वैम्पायर बन चुका है और वो मैरी के साथ काफी हैप्पी भी लग रहा है, लेकिन रेमिक का रियल टारगेट है स्मोक और बाकी बचे हुए लोग। वो चाहता है कि सब उसके जैसे बन जाए। ऑफर टेम्पटिंग है, इमॉर्टैलिटी, पावर और एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई रेसिज्म नहीं, लेकिन स्मोक और उसकी टीम इसे रिजेक्ट कर देती है। तब रेमिक अपनी डिमांड चेंज करता है। वो कहता है मुझे बस सैमी दे दो, फिर मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, क्योंकि सैमी का म्यूजिक नॉर्मल नहीं है। उसकी आवाज में वो पावर है जो पास्ट और प्रेजेंट की स्पिरिट्स को जगा सकती है, और इसी चीज ने रेमिक को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है। लेकिन ऑब्वियसली ये लोग सैमी को सैक्रिफाइस नहीं करते और बस यहीं से फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो जाता है। सिचुएशन और भी इमोशनल हो जाती है जब ग्रेस अपने हस्बैंड बो की डेथ से ऑलरेडी ब्रोकन होती है, और जब रेमिक उसकी बेटी को थ्रेटन करता है तो ग्रेस अपना कंट्रोल खो देती है और वैम्पायर्स को चैलेंज कर देती है। और यही मिस्टेक सब पर भारी पड़ती है, क्योंकि ये चैलेंज एक तरह का इन्विटेशन बन जाता है और अब वैम्पायर्स लीगली अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट मोमेंट, फुल केओस। जूक जॉइंट के अंदर एक ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में एनी, ग्रेस और डेल्टा स्लिम तीनों मर जाते हैं, और डेल्टा स्लिम अपनी जान दे देता है सिर्फ इसलिए ताकि सैमी, स्मोक और पर्लाइन बच सके। एक ट्रू सैक्रिफाइस। दूसरी तरफ मैरी, जो ऑलरेडी वैम्पायर है, एनी की डेथ देखकर इमोशनली ब्रेक हो जाती है और शॉक में वहां से भाग जाती है। ये और भी ट्रैजिक हो जाता है क्योंकि स्टैक ने एनी को बाइट कर लिया था, मतलब एनी भी वैम्पायर बन चुकी होती है और स्मोक को मजबूरन अपने हाथों से एनी को वुडन स्टेक से मारना पड़ता है।
ये सीन पूरे मूवी का मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को खुद खत्म करता है सिर्फ इसलिए ताकि वो मॉन्स्टर ना बन जाए। अब सैमी और पर्लाइन वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रेमिक और स्टैक उन्हें घेर लेते हैं। स्मोक भी वहां आ जाता है और फिर स्टार्ट होती है एक ब्रूटल फाइट, स्मोक वर्सेस स्टैक और दूसरी तरफ सैमी और पर्लाइन वर्सेस रेमिक। फाइट के दौरान पर्लाइन को वैम्पायर बाइट कर लेता है और अपनी लास्ट मोमेंट्स में वो सैमी से कहती है कि वो अपनी जान बचाकर भाग जाए। ये एक इमोशनल गुड बाय होता है। सैमी कार लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रेमिक उसका रास्ता रोक लेता है। अब सैमी पूरी तरह सराउंडेड है, हर तरफ वैम्पायर्स, और एंड ऑलमोस्ट सर्टेन लग रहा होता है। लेकिन लास्ट मोमेंट में सैमी अपनी ब्रोकन गिटार उठाता है और सीधा रेमिक के सिर पर तोड़ देता है। और यहाँ एक स्मार्ट ट्विस्ट, उस गिटार में एक सिल्वर प्लेट लगी होती है जो रेमिक के हेड में घुस जाती है। रेमिक तुरंत नहीं मरता, लेकिन उसे इंटेंस पेन होता है और बाकी वैम्पायर्स भी रिएक्ट करते हैं जैसे सब कनेक्टेड हों। तभी बिफोर रेमिक रिकवर करे, स्मोक वहां आ जाता है और वुडन स्टेक से फाइनली रेमिक को खत्म कर देता है। और जैसे ही ये होता है, सुबह होने लगती है, सनराइज, और एक एक करके सारे वैम्पायर्स जलकर खत्म होने लगते हैं। एंड ऑफ नाइटमेयर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, फाइट के दौरान स्मोक और स्टैक के आमने सामने आए थे और स्मोक ऑलमोस्ट उसे खत्म कर चुका था, लेकिन हमें क्लियरली नहीं दिखाया जाता कि स्टैक का क्या हुआ, तो इसका आंसर बाद में मिलता है। फिलहाल स्मोक सैमी को कहता है कि तुरंत भाग जाओ, क्योंकि सुबह होते ही हॉगवुड और उसकी क्लैन यहाँ पहुंचने वाली है। सैमी भाग जाता है और थोड़ी देर बाद एग्जैक्टली वही होता है, हॉगवुड और उसके लोग आ जाते हैं। स्मोक अकेला गन्स के साथ उन सबका सामना करता है और एक एक करके सबको खत्म कर देता है, लेकिन इस फाइट में वो खुद भी बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। अपनी लास्ट ब्रेथ्स में उसे एनी और अपनी बेटी का एक पीसफुल विजन दिखता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ सब ठीक है, और फिर स्मोक हमेशा के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ सैमी थका हुआ, टूट चुका, अपने फादर के चर्च वापस आता है। ये वही सीन है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। उसका फादर जो पास्टर है उसे कहता है कि म्यूजिक छोड़ दो और सैल्वेशन चूज करो, लेकिन इस बार सैमी डिसाइड करता है कि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ेगा। वो अपनी ब्रोकन गिटार उठाता है और चर्च से बाहर निकल जाता है, यानी वो अपनी जर्नी खुद चूज करता है। और यहीं मेन स्टोरी एंड हो जाती है। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, मिड क्रेडिट सीन, 60 साल बाद। लोकेशन शिकागो। यहाँ हम देखते हैं एक ओल्ड सैमी को, जो अब एक फेमस ब्लूज म्यूजिशियन बन चुका है। लेकिन शॉक तब लगता है जब उसके पास आते हैं स्टैक और मैरी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 60 साल पहले थे, यंग, अनचेंज्ड, इमॉर्टल। स्टैक रिवील करता है कि उस रात स्मोक ने उसे मारने के बजाय जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन एक कंडीशन पर कि वो कभी सैमी को हार्म नहीं करेगा और उसे एक पीसफुल लाइफ जीने देगा। और स्टैक ने अपना वादा निभाया, लेकिन अब वो फिर से सैमी के सामने एक ऑफर रखता है, इमॉर्टैलिटी का, क्योंकि सैमी अब ओल्ड हो चुका है और उसकी लाइफ खत्म होने वाली है। अब क्वेश्चन ये है, क्या सैमी इस बार भी मना करेगा, या फिर इस बार वो वही रास्ता चूज करेगा जिससे वो हमेशा दूर भागता रहा। अब मिड क्रेडिट सीन कंटिन्यू होती है। 60 साल बीत चुके हैं, लेकिन स्टैक और मैरी बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। सेम यंग फेसेस, सेम एनर्जी, बस उनका फैशन अब 90 स्टाइल का हो चुका है। ये क्लियरली दिखाता है इमॉर्टैलिटी का असली मतलब क्या होता है। अब वो सैमी को ऑफर देते हैं कि वो भी उनके साथ ज्वाइन कर ले, हमेशा के लिए जिंदा रहने का चांस। लेकिन सैमी पोलाइटली इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। जाने से पहले स्टैक उसे कहता है, एक लास्ट सॉन्ग सुना दो, और सैमी अपनी गिटार उठाता है और प्ले करना स्टार्ट करता है। जैसे ही स्टैक और मैरी वापस जाने लगते हैं, सैमी एक इमोशनल बात शेयर करता है। वो कहता है कि उस रात के नाइटमेयर्स आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो हॉरर, वो स्क्रीम्स, सब कुछ अभी भी उसके साथ है। लेकिन उसे एक और चीज भी याद है, उस रात से एक दिन पहले का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन था। स्टैक भी इस बात से अग्री करता है और कहता है वो मेरा भी बेस्ट दिन था, क्योंकि वही लास्ट दिन था जब उसने अपने भाई स्मोक को जिंदा देखा, वही लास्ट दिन था जब उसने सनलाइट फील की, और वही लास्ट दिन था जब वो ट्रूली फ्री था। और यहीं मिड क्रेडिट सीन एंड हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक यंग सैमी को देखते हैं, गिटार बजाते हुए, केयरफ्री, प्योर। और ये मोमेंट एक्चुअली उसी रात से एक दिन पहले का होता है, जब सब कुछ नॉर्मल था, जब तक वो हॉरिफाइंग नाइट शुरू नहीं हुई थी। और यहीं मूवी कंप्लीटली एंड हो जाती है। तो अगर बात करें मूवी सिनर्स 2025 की रेटिंग्स की, तो ये फिल्म क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को काफी इंप्रेस कर चुकी है। स्टार रॉटन टोमेटोज पर इस मूवी ने जबरदस्त 97% स्कोर हासिल किया है, जो क्लियरली दिखाता है कि क्रिटिक्स ने इसे ऑलमोस्ट परफेक्ट माना है। टारगेट IMDb पर भी स्ट्रॉन्ग रेटिंग मिली है, 7.5 आउट ऑफ 10, जो बताती है कि ऑडियंस को भी स्टोरी, एक्टिंग और डायरेक्शन काफी पसंद आई। न्यूज़पेपर रॉजर ईबर्ट की तरफ से इस फिल्म को 2.5 आउट ऑफ 4 मिला। मतलब फिल्म एम्बिशियस है, पावरफुल मोमेंट्स है, लेकिन कुछ जगह पेसिंग और एंडिंग थोड़ी वीक फील होती है। थम्स अप और गूगल यूजर्स की बात करें तो 84% लोगों ने इस फिल्म को लाइक किया, जो एक सॉलिड ऑडियंस अप्रूवल है। फ्लेम क्रिटिक्स का कहना है कि रायन कुगलर ने हॉरर, म्यूजिक और ड्रामा को एक यूनिक स्टाइल में मिक्स किया है, और स्पेशली माइकल बी जॉर्डन की डुअल परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। नंबर साइन सबसे ज्यादा प्रेज मिला है फिल्म के म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी और एटमॉस्फेयर को, लेकिन कुछ व्यूअर्स ने कहा कि सेकंड हाफ और एंडिंग थोड़ी रश्ड या कंफ्यूजिंग लगती है। गेट डॉग ओवरऑल वर्डिक्ट, ये एक हाईली रेटेड, बोल्ड और यूनिक हॉरर एक्सपीरियंस है, जो सबको परफेक्ट ना लगे, लेकिन डेफिनेटली मस्ट वॉच कैटेगरी में आती है। तो दोस्तों, ये थी सिनर्स की डार्क, इमोशनल और डीपली लेयर्ड स्टोरी। एक ऐसी कहानी जहां मॉन्स्टर्स सिर्फ शैडोज में नहीं, बल्कि सोसाइटी के सिस्टम में छुपे हुए हैं।
और सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर आपको एक ऐसी दुनिया मिले जहाँ ना दर्द हो ना डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन उसके बदले आपको अपनी ह्यूमैनिटी छोड़नी पड़े, तो क्या आप वो डील एक्सेप्ट करोगे या फिर टूट कर भी इंसान रहना पसंद करोगे? अपना आंसर कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए बनी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू, जहां हर फिल्म के पीछे छुपी कहानी आप तक सबसे पावरफुल अंदाज में पहुंचती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।